हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नए चैप्टर इंडेक्स नंबर। उस पर बेस्ड में आपको प्रीवियस ईयर टॉप 30 एमसीक्यूज कराओगा, जो कि मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे और एसएससी के पैटर्न पर बेस्ड है। ओके गाइस, तो आप भी मेरे साथ कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप मेरा अप्रोच सीखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना है, सो दैट मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए ताकि मैं आपके लिए और भी कंटेंट यहाँ पे ला सकूँ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, विच इंडेक्स सेटिस्फाइज द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट किस कौन सा इंडेक्स यहाँ पे सेटिस्फाई करता है। प्रीवियस ईयर एक तो ये हमारे एसएससी एग्जाम में आया हुआ है, उसके अलावा आप जेएससी एग्जाम्स में भी देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि हम जानते हैं कि फिशर ही एक ऐसा इंडेक्स है जिसको हम फिशर आइडियल इंडेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है, उसके बाद टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है, और उसके बाद ये यूनिट टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है। तो देयरफॉर ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट। एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अगर आप मुझसे कंप्लीट पढ़ना चाहते हो फॉर एफडब्ल्यू एग्ज़ाम या वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम। एफडब्ल्यू की बात करेंगे तो मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स मैंने पढ़ा है, वीएलडब्ल्यू में मैंने मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। तो आप ये पढ़ सकते हो और अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम्स में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप स्टोर में जाना है, पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड। ओके, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन अब आप ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कहता है यूज द डाटा गिवन इन द टेबल टू कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स यूजिंग लेस्पियर्स फार्मूला। लेस्पियर के फार्मूला से यूज हमें करने, लेस्पियर मेथड में प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो गाइज लेस्पियर की फॉर्मूला क्या होती है, जैसे हम प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर कुछ इस तरीके से लिखते हैं, पी नॉट वन। ओके, और लेस्पियर मेथड से यानी कि एल लिखेंगे, वो बराबर होती है समेशन ऑफ पी नॉट क्यू वन, पी नॉट क्यू, सॉरी एक मिनट, पी वन क्यू नॉट अपॉन समेशन ऑफ पी नॉट क्यू नॉट इंटू 100। तो याद रखना, लेस्पियर के मेथड में हम क्या करते हैं, बेस ईयर क्वांटिटीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यानी कि वेट्स देते। ओके, तो चलिए जी स्टार्ट करो। अब यहाँ पे पी वन क्यू नॉट, पी वन ये है और क्यू नॉट हमारे पास ये है। तो 5 × 15 6 × 25 30 4 × 40, 40 30 हो गए 70, 70 तो 15 कितने हो गए 85। कुछ इस तरीके से लिखिए, ठीक है। पी नॉट क्यू नॉट डिवाइड बाई पी नॉट क्यू नॉट, पी नॉट यहाँ पे है, क्यू नॉट यहाँ पे, ठीक है। 8 × 24, ओके, 9 × 25 45, ठीक है, ओके, प्लस 12 चुके 40, राइट, इंटू अपना 100 है, ठीक है, इंटू अपना 100 है। अगर आप 100 करोगे भी नहीं तो तब भी आपको ये समझ में बाद में परसेंटेज के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं क्या करना होगा। तो 40 20 हो गए 60, तो हो गए 4 5 9 या कुछ इस तरीके से, 8 5 13 तो 4 हो गए 17, एक हो गया 5 5 4 9 2 हो गए 11, ऊपर कितना है 85, इंटू करोगे 100। जैसे आप ये सॉल्व करोगे, काटोगे पीटोगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 72.65। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी कलाकारी दिखाऊंगा। देखो, आपको पता चला कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो आंसर जो भी मिलेगा 100 से कम ही मिलेगा, ठीक है। तो 100 से ज्यादा यहाँ पे दो ऑप्शन है, उनको पहले खत्म करो, ठीक है। खत्म किया, आप बोलोगे हाँ जी हमने सर खत्म कर लिया। ओके, तो उसके बाद आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हो। यहाँ पे ये 117 नहीं बल्कि आप मान के चलो कि ये यहाँ पे 115 है, ठीक है। तब आपको क्या पता चलेगा, 17/23 इंटू 100, 17/23 इंटू 100। ओके, तो अब काटोगे पीटोगे तो आप ऑप्शन की क्लोज पहुंच जाओगे।
ऑप्शन के क्लोज पहुंच जाओगे। ओके, ये होती है बाय मेरे कलाकारी, जिसका आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा एग्जाम में। अदरवाइज वैसे भी आप प्रॉपर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। कहता है फ्रॉम द प्राइसेस एंड क्वांटिटीज ऑफ द बेस ईयर एंड करंट ईयर, लेस प्रीज एंड बॉलीज price indices were calculated as 124 and 130 respectively. Find the past year's price index for the same data. तो गाइस, मैंने आपको पढ़ाया है कि बॉली का प्राइस इंडेक्स जो होता है वो अर्थमेटिक मीन यानी कि एवरेज होता है किसका, लेस पेयर एंड पास्ची का जो एवरेज होता है, जो लेस पेयर इंडेक्स पास्ची इंडेक्स का एवरेज होता है वही होता है बॉली इंडेक्स के बराबर। ठीक है, उसी का मतलब है वो बॉली का इंडेक्स है, या बॉली का इंडेक्स बराबर होता है लेस पेयर एंड पास्ट इंडेक्स का एवरेज। ओके, सो अब दो मेथड है, एक हो गया बेसिक अप्रोच, एक हो गया लीजेंड से अप्रोच। पहले लीजेंड वाला अप्रोच देखेंगे। ठीक है, ये हो गया क्या, बॉली, और ये हो गया हमारा लेस पेयर, और ये हो गया हमारा पास्ट। ठीक है, बॉली का प्राइस इंडेक्स जो हमारे पास गिवन है वो क्या है, 130, 130। ओके, 130, और लेस पेयर का है 124, 124। पास जी का हमें निकालना है, पास जी का हमें निकालना है। यानी कि एक एक मतलब आप इस तरीके से समझ लो कि कोहली की दो मैचेस की एवरेज है 130, एक इनिंग में वो बनाता है 124, तो दूसरी इनिंग में उसने कितने बनाए होंगे, 130 से तो ज्यादा ही बनाए होंगे। ठीक है, क्योंकि 130 एवरेज है। ओके, तो वो हम बताएंगे डायरेक्ट कि इसकी वैल्यू जो आपको यहाँ पे निकल के आएगी वो है 136, 136, क्योंकि 136 और 124 का एवरेज ही कितना होता है, 130 होता है। ठीक है, ये हो गया। आप अगर इस तरीके से सोच सकते हो तो गुड, अगर नहीं सोच सकते तो आप क्या कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, बॉली का इंडेक्स पुट करेंगे, कितना है, 130 है, ये बराबर है लेस पेयर इंडेक्स यानी कि 124, और पास जी का हमें निकालना है, अपॉन करेंगे 2। ठीक है, 2 इंटू 130 कितना होता है, 260, बराबर होगा 124 प्लस पी। ठीक है, तो पी यानी कि पास जी का इंडेक्स, पास जी का इंडेक्स। ठीक है, पास जी का इंडेक्स कुछ इस तरीके से लिखेंगे, तो वो कितना हो जाएगा भाई मेरे, वो हो जाएगा 100, 260 से 124 उतारेंगे, 260 माइनस 124, वो बराबर आ जाएगा 106, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट। ओके, यहाँ पे 136 आ जाए, क्योंकि इन दोनों का एवरेज ही आपको इसके बराबर मिलेगा। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन बताओ। कहता है पास्ची का क्वांटिटी इंडेक्स इज गिवन बाय द फार्मूला। पास्ची का प्राइस इंडेक्स अगर हम बताएंगे, देखो भाई मेरे, पास्ची का सबसे पहले, पास्ची का अगर हम, हो रहा है आज, पास्ची का प्राइस इंडेक्स ऑफ पास्ची बराबर होता है, आप लोग समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P नॉट Q1। ठीक है, अब देखो ये हो गया प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स, लेकिन हमें क्वांटिटी निकालना है, यानी कि P को Q रिप्लेस करेगा, Q01 ऑफ पास्ची, पास्ची का क्वांटिटी इंडेक्स क्या, समेशन ऑफ, समेशन ऑफ पी की जगह क्यू डालो बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, आप बोलोगे सर Q1 डिवाइडेड बाई ये है Q1, तो इसको लिखेंगे P1 अपॉन समेशन ऑफ P नॉट है तो यहाँ लिखेंगे Q नॉट, और यहाँ पे Q1 है तो यहाँ पे लिख। ठीक है, और ये हो गया क्वांटिटी इंडेक्स, किसका, किसका क्वांटिटी इंडेक्स, ये हो गया बाय मेरे क्वांटिटी इंडेक्स ऑफ पास्ची। ओके, तो अब 1 की जगह n रख लो, तो ऑप्शन सेकंड सेटिस्फाई करेगा। आपको ये जरूरी नहीं है कि P1 Q1 गिवन होगा एग्जाम में, Pn Qn Px Qx भी हो सकता है। आई बात समझ? चलिए जी, ये वाला सवाल बनाओ। कहता है द इंडेक्स नंबर फॉर द प्राइस ऑफ डीजल इन 2015 was 125 and in 2016 it was 140 on a base year 2011. What is the percent increase in price of diesel from
215 टू 216। ट्रांसलेशन में नहीं करता क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं, तो आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए। आई बात समझ? 3 ईयर है, सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। 3 साल है हमारे पास। एक है हमारे पास 2011, एक है हमारे पास 2015 और एक है हमारे पास 2016। ठीक है? तो बेस ईयर हमेशा और हमेशा ये जो है बाय मेरी, ये है बेस ईयर। क्या है? बेस ईयर 2011। तो बेस ईयर को हम हमेशा एज्यूम करते हैं 100, मान लेते कि नहीं मान लेते? आप बोलोगे सर हाँ जी। फिर इस 100 के कंपैरिजन में हम बोलेंगे नेक्स्ट ईयर का प्राइस इंडेक्स इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। ठीक है? 100 से कम आया तो हम बोलेंगे डिक्रीज हुआ, 100 से ज्यादा आया तो हम बोलेंगे इंक्रीज हुआ। कहते हैं 2015 में था 125, तो 125 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और 2016 में था 140, 140 कंडीशन सेटिस्फाई हो। ये क्या है? प्राइस इंडेक्स ऑफ डीजल। ओके, या प्राइस हम बोलेंगे डीजल के। ओके, कहता व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ डीजल फ्रॉम 2015 से 2016 तक, कितना इंक्रीज होगा? तो आप बोलोगे सर कितना इंक्रीज हुआ? 2015 में प्राइस, 2015 में जो प्राइसेस थे वो कितने थे? 125, और अब 2016 में 140 है। इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज बाय 15। ठीक है? 15। अब ये इंक्रीज हुआ 15 यूनिट्स, लेकिन परसेंट में नहीं हुआ। तो परसेंट में हम देखेंगे कितना हुआ इंक्रीज। आप बोलोगे 15। बेस वैल्यू पर हुआ, बेस वैल्यू, बेस वैल्यू अब क्या है? 125, 125 इंटू करेंगे 100, इंटू करेंगे 100, तो वो आपको निकलेगा 12%। 12% यानी कि ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बताओ, कोई मुश्किल? नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। ये वाला सिंपल सा है, लेकिन बस थोड़ा सा दिमाग आपको चलाना पड़ेगा। कहता है a worker earned rupees 15,000 per month in 2015 when consumer price index was 250। ओके, इफ द बेस पीरियड इज 2000। देखो बेस पे एक होता है बेस ईयर, तो बेस ईयर है सन 2000। ठीक है? और करंट ईयर ये यहाँ पे लेता है 2015 को। ठीक है? अब हम मानेंगे इसको, अगर बेस पीरियड मान लेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पे प्राइस इंडेक्स हम एज्यूम कर लेंगे 100%। ठीक है? अब 2015 में ये बोलता है 250 है प्राइस इंडेक्स, तो प्राइस इंडेक्स 2015 में कितना है? 250। ओके, अब ये क्वेश्चन कह रहा है हमें कि ये वर्कर जो है अर्न करता है 15,000 रुपए 2015 में, यानी कि ये 250 की वैल्यू है 15,000 रुपए। क्या है? 15,000 रुपए वैल्यू है ये 250 यूनिट्स की। तो हमें कहना है व्हाट आर हिज अर्निंग्स पर मंथ इन 2015 इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ रुपीज इन द ईयर 2000। ठीक है? कहता है अगर महंगाई नहीं हुई होगी, यानी कि ये इंडेक्स 100 से 250 नहीं हुआ होगा। ठीक है? नहीं हुआ होगा, तो ये कितना कमा लेता? ये कितना कमा लेता 2015 में? तो बस वही करना है कि 250 यूनिट्स की वैल्यू अगर 15,000 है, तो इस 100 यूनिट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है? तो क्या हो जाएगा भाई मेरे? 15,000 की वैल्यू बराबर है 250 यूनिट्स, तो ये गिवन है, निकालना हमें 100 यूनिट की वैल्यू है। ओके, निकालेगी तो कितना मिलेगा? ₹6,000। ठीक है? अब ये डिवाइड आपको करना आना चाहिए। क्या करना है? 50 दूनी 100, 50 पचे 250, 15 डिवाइड बाई 5 यानी कि 3,000, 3,000 भी 2 हो गए 6,000, ऑप्शन सेकंड। चलिए ये वाला सवाल बनाओ। कहता है द प्राइस इंडेक्स। अब देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एसएससी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है? जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर होता है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होता है, इन्वेस्टिगेटर होता है, तो आपको वहां पे ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके पेपर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल यानी कि पैराडाइज एकेडमी, वहां पे मिल जाएगी। ओके, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन। कहता है द प्राइस इंडेक्स इन 2016 इज 111 यूजिंग 2011 इज बेस ईयर। कहता है 2011 हमारे पास बेस ईयर है और 2016 हमारे पास करंट ईयर। ठीक है? यानी कि 2011 अगर बेस ईयर मान लेगी तो प्राइस इंडेक्स हम मान लेंगे 100। ठीक है? अब 2016 में बोलता है प्राइस इंडेक्स कितना है? 116 है, 116। दिस इज यूनिटरी मेथड। मैं टेक्निकल चीजों को साइड में रख के आपको आसान तरीका दिखा रहा हूं। ओके, कहता है व्हाट विल बी 2011 प्राइस इंडेक्स ए बेस ईयर चेंज 2016। कहता है अब अगर हम इसको बेस ईयर मान लेंगे, इसको अगर हम बेस ईयर मान लेंगे और 2011 को हम करंट ईयर मान लेंगे, तो आप हमें बताओ कि प्राइस इंडेक्स क्या होगा? प्राइस इंडेक्स क्या होगा 2011 में?
ओके, 2011 को करंट ईयर बनाएंगे और 2016 को बेस ईयर बनाएंगे। तो आप बोलोगे सर फिर बेस ईयर प्राइस इंडेक्स 116 है, करंट ईयर प्राइस इंडेक्स कितना है, 100 है। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या निकालना है, करंट ईयर प्राइस इंडेक्स यानी कि विद रेस्पेक्ट टू 2011। ठीक है, तो हम निकालेंगे 100 है यहाँ पे। ठीक है, ये इसी को हमने करंट ईयर इंडेक्स माना, और बेस ईयर इंडेक्स अब क्या मिलेगा, 116। ठीक है, क्योंकि हमने चेंज किया, शिफ्ट किया बेस ईयर करंट ईयर को, इनटू करेंगे 100, इनटू करेंगे 100। अब अप्रोक्सीमेशन से तो आपको आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो काट लो। ठीक है, इससे ये जाएगा 25 बार 4 से, और ये हो जाएगा 29 बार। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 2900 अपॉन करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, 29 नहीं बल्कि 2500, 2500 को डिवाइड करेंगे 29 से। ठीक है, तो जैसे आप ये करोगे लगभग लगभग आपको 86 पॉइंट समथिंग समथिंग मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज द ओनली आंसर। वैसे भी ऑप्शन से जाते तो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो दो ऑप्शंस हट गए, दो ऑप्शंस हट गए, फिर आप दो ऑप्शंस में फंस जाते, तब आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हो गया एसएससी का लेवल भाई मेरे। ठीक है, ये आपको दो ऑप्शंस तो आप एलिमिनेट कर सकते हो देखते ही, लेकिन दो ऑप्शंस में आप फंस जाते हो। लेकिन जब आप एसएसबी का एग्जाम दे दोगे, तो आपको अगर ये चीजें पता होंगी, आप मुझसे पढ़े होंगे, तो आप इजीली वहां पे देखते ही तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे। ठीक है, इतने दूर होते हैं जेके एसएसबी वाले ऑप्शन। चलिए, ये वाला सवाल बनाओ। कहता है फिशर आइडियल इंडेक्स क्या क्या करता है, तो मैं कहूँगा आपको, मैंने पढ़ाया है कि ये सेटिस्फाई करता है किसको, टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी, और यूनिट टेस्ट को। ठीक है, सो देयरफॉर ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है कैलकुलेट फिशर्स इंडेक्स प्राइस इंडेक्स यूजिंग फॉलोइंग डाटा। ये डाटा आप यूज करो और फिशर का इंडेक्स आप निकालो। तो फिशर का इंडेक्स बराबर होता है, क्या होता है बराबर, वो होता है आप लोग सर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस पेयर एंड पास्ची। ठीक है, लेस पेयर एंड पास्ची का ज्योमेट्रिक मीन। ओके, सो हम निकाल सकते हैं लेस पेयर के क्या आ जाएगा। सो आप बोलोगे सर ये प्राइस इंडेक्स निकालना है ना, तो आप बोलोगे सर P1Q0, P1Q0 कहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 2700 रूट इस तरीके से लगाएंगे, तो 2700 डिवाइड बाई P0Q0, ये 2750 इनटू करेंगे 100, तो करने की फिलहाल जरूरत नहीं है इतना। ठीक है, हमें इंडेक्स ही निकालना है ना। ओके, हम इंडेक्स ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए जी, देन उसके बाद क्या करेंगे हम, अब हमें निकालना है पास जी का। पास जी का क्या होता है, वो होता है PNQN। PNQN क्या है हमारे पास, ये यानी कि 2250 डिवाइड बाई P0QN, P0QN 2100। और ये जो हमें यहाँ पर भी इंटू 100 निकाल लिखना था यहाँ पर भी, और वो रूट के अंदर रहता। तो जैसे हमने वो लिया तो वो बन गया 100 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट उसका कैंसिल हुआ, तो इसलिए हम उसको फिर बाहर लिखते। आई बात समझ, ये है बेसिक फॉर्मूला। ओके, तो मेरा बच्चा, मेरा बेटा, तो आपने क्या करना है, अब आप देखो अप्रोक्सीमेशन करो या पूरा कैलकुलेट करो, तो मैं आपको बताऊंगा अप्रोक्सीमेशन किस तरीके से हम लगाएंगे। ठीक है, तो ऊपर 2700 नीचे 2750 है, लगभग 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 1 पॉइंट समथिंग नहीं, एक से कम मिलेगा, एक से 1 से कम मिलेगा। देखो 2700 2750, अगर नीचे भी 2700 ही बनाएंगे, नीचे भी 2700 ही बनाएंगे, तो आप बोलोगे सर सीधा सीधा 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा इनटू, तो कट जाएगी चीज, ये अप्रोक्सीमेशन से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ऑप्शन इस डिसिमल में है ना, तो डेफिनेटली आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे यहाँ पे। ओके, सो ऊपर 2250 नीचे 2100, 150 ऊपर ज्यादा, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आ जाए यहाँ पे, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग मिल जाएगा, इनटू करेंगे 100। ठीक है, अब 1 इंटू 1 पॉइंट समथिंग समथिंग और उसका रूट लेंगे, तो आप बोलोगे सर जो आंसर मिलेगा, देखो रूट 1 का मतलब 1 ही होता है। ठीक है,
तो उसका मतलब ये सीधा सीधा है कि जो इसका रूट मिलेगा वो मिलेगा 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग 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 समथिंग, मतलब थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, इनटू करोगे उसको 100 के साथ। ठीक है, तो 100 वन जार 100। ठीक है, यानी कि 100 प्लस समथिंग समथिंग आंसर मिलेगा। ठीक है, ये समथिंग समथिंग से मुझे एक जोक याद आ रहा है, खैर छोड़ो उस बात को। तो आंसर मिलेगा 100 प्लस समथिंग समथिंग। तो 100 प्लस समथिंग समथिंग देखेंगे, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड, आंसर करो। ठीक है, दूसरा बेसिक मेथड आप करो बच्चों की तरह, ये जीरो इस जीरो के साथ काटो, ये जीरो इस जीरो के साथ काटो, फिर 5 से कैंसिल आउट करो, फिर 2 से कैंसिल आउट करो, धीरे धीरे आप पहुंच जाओगे, फिर आराम से 100 से मल्टीप्लाई करो, तब भी आपको आंसर यही मिलेगा। लेकिन टाइम बचाओ, ठीक है, सिलेक्शन ले लो। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट ये वाला सवाल बनाओ। कहता है फाइंड द वैल्यू इंडेक्स इन परसेंटेज यूजिंग फॉलोइंग डेटा। परसेंटेज में हमें वैल्यू इंडेक्स बताना है। ठीक है, तो वैल्यू इंडेक्स हम देखेंगे पहले होता क्या है वैल्यू इंडेक्स। ठीक है, वैल्यू का मतलब मैंने आपको लेक्चर्स में बताया, वैल्यू का मतलब होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, और वैल्यू इंडेक्स अगर हमें देखना है तो हमें देखना है वैल्यू कितना बढ़ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर ये तो होता है समेशन ऑफ P1Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर प्राइसेस एंड बेस ईयर क्वांटिटीज P0 Q0। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताना है तो 100 से मल्टीपल। ठीक है, बस अब वैल्यूज पुट करो, P1Q1 यानी कि PNQN, यही मतलब है इसका। ठीक है, क्या है 2750, 2750 अपॉन P0Q0 ये है 2250, 2250 इंटू करना है 100। ठीक है, बस यहां पर आप पूरा पूरा भी कर सकते हो, लेकिन मैं उस चीज को तरजीह नहीं देता। ठीक है, अब आप ऊपर देखो 275 है, 25 से मेरे ख्याल से कट जाएगा, 25 3 हो गया 11, यानी कि 25 11 275 और 25 90 कितना होता है 225 इंटू करेंगे 100। तो आंसर जो मिलेगा 100 भी 1100, 100 भी 11 यानी कि 1100 बटे 9। आंसर क्या मिलेगा 9 11 99, 9 12, 9 इंटू 12 कितना करेगी 108 होता है, 9 इंटू 12 कितना होता है 108, 2 बच गया, यहाँ हो गया 9 दूनी 18 पॉइंट समथिंग समथिंग, 122 पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, पूरा कैलकुलेट नहीं करना होता, आई बात समझ। चलिए जी, ये वाला सवाल बनाओ। कहता है if the ratio between less pair and purchase price indices is 75:77, then find the value of P using the data given in the table। क्या करना है, कहता है रेशो ये है। ठीक है, ये हो गया लेस पेयर का, ये हो गया पास जी का, तो P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जो कि टेबल में है। एक हो गया बेसिक मेथड, ठीक है, जिससे आप करोगे क्या करोगे, इस इनका रेशो ले लोगे। ठीक है, इनका रेशो ले लोगे। लेस पेयर, लेस पेयर का मतलब प्राइस इंडेक्स क्या होता है, आप बोलोगे सर वो होता है P1Q0 डिवाइड बाई समेशन ऑफ P0Q0, और उसका रेशो किसके साथ, पास जी के साथ, यानी कि समेशन ऑफ P1Q1 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ P0Q1, और ये रेशो बराबर होगा 75:77। बस यहाँ पे आप वैल्यूज बाद में पुट करोगे टेबल से, यहाँ पे सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को पुट करोगे, तब आपको आंसर मिल जाएगा पी की वैल्यू। ठीक है, पी की वैल्यू, इस चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे, ये है ना समेशन ऑफ P1Q0, समेशन ऑफ P1Q0 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0Q0, और नीचे वाले ऊपर चढ़ जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि हम लिखेंगे पहले नीचे वाली टर्म मल्टीप्लिकेशन में, जब हम लिखेंगे P0Q1 समेशन ऑफ P0Q1 डिवाइड बाई समेशन ऑफ P1Q1, ठीक है, बराबर है 75:77। ओके, ये है बेटा कंसेप्ट। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, पी वी को पुट करोगे, तब आपको ये आंसर मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको हरगिज इस चीज की इजाजत नहीं दूंगा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ऑप्शन से जाओगे। ठीक है, ऑप्शन से जाओगे तो 5 जैसी पुट करोगे और 6 जैसी पुट करोगे, आप डेसिमल में फंस जाओगे, तो दोनों ऑप्शन हट जाएंगे। ठीक है, जैसे आप 4 पुट करोगे तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, आपका रेशियो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड बराबर मिलेगा राइट हैंड साइड के रेशो के, ठीक है, यानी कि रेशोज दोनों साइड आपको इक्वल इक्वल मिलेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और आप आंसर टिक करोगे। वैसे ये आपका होमवर्क है, आप इसको बेसिक अप्रोच से कर लेना। ओके, चलिए ये वाला सवाल बनाओ। कहता है द प्राइस इन रुपीज ऑफ डिफरेंट यार्न्स पर केजी इन 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स आर एज फॉलोज। तो हमें क्या बताना है, बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड द नेट प्राइस चेंजेस इज रुपीज। ये टीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड मुझे आप बताइए पहले होता क्या है, ठीक है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड मुझे आप बताइए पहले होता क्या है। तो आप बोलोगे सर समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाई समेशन ऑफ P0 इंटू 100, ये होता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, समेशन ऑफ P1 यानी कि करंट ईयर प्राइसेस, करंट ईयर क्या है 2017 ही होएगा ना, ठीक है, और बेस ईयर 2016 होएगा, ठीक है। तो क्या हो गया 6 7 13 यानी कि 1300, 1300 और 400 कितने हो गए 1700, 1700 और 200 कितने हो गए, आप बोलोगे सर 1900, 1900 और ये 100 कितना हो गया 2000, यानी कि 2000 और यहाँ पे रह गए 50, यानी कि 2050। अब मैंने ऐड कैसे किया वो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, आप खुद कर लें। 2050 और बेस ईयर प्राइसेस 6 7 13 तो 4 हो गए 17 17 3 हो गए 20, यानी कि 2000, 2000 इनटू करेंगे 100, 20 से 20 खत्म, ठीक है, ये 10 से ये 10 खत्म, तो कितना मिला आप लोग से 205/2, यानी कि वो हो गया 102.5। अब देखो जो बेस ईयर प्राइसेस होते हैं, जो बेस ईयर प्राइसेस होते हैं वो होते हैं 100, तो ये इंक्रीज कितना हुआ है, यहां से ये इंक्रीज हुआ है 2.5%। क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ऑप्शन फर्स्ट को टिक करेंगे। आई बात समझ? मैंने आपको ऐसे ही पढ़ाया है अपनी क्लास में, पिछले साल भी 2021 में भी 22 में भी, ठीक है। आपको अगर फिर भी नहीं आता तो बहुत बदकिस्मती की बात। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडेक्स नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कहता है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है विद रेस्पेक्ट टू इंडेक्स नंबर। अब ट्रू क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट आंसर टिक है, तो मैं आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। कहता है ऑलवेज हैव सेम वैल्यू विद डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्ट। कहता है डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन से अगर हम सॉल्व करेंगे तो सेम वैल्यू मिलेगी, लेकिन ये तो गलत बात है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों? जब हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं लेस पेयर से वो कुछ और मिलेगा, पास चे से वो कुछ और मिलता है, ठीक है। फिर उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं तो फिशर का कुछ और निकलता है, और जैसे हम लेस पेयर एंड पास ची का एवरेज निकालते हैं तो वहां पे बोली निकलता है, वो कुछ और निकलता है। जैसे इसका वेटेड एग्रीगेट या वेटेड मीन निकालते हैं वो कुछ और निकलता है। तो कहने का मतलब है अलग अलग मेथड से हम अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज मिलते हैं, ठीक है, सेम वैल्यू बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हट गया। अब थर्ड चेक करेंगे थर्ड गलत क्यों है। ओके, इंटरनेशनल कंपैरिजन इज पॉसिबल। नो, इंटरनेशनल कंपैरिजन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक, क्योंकि अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग कंट्रीज अलग अलग मेथड्स को फॉलो करते हैं। ओके, सो देयरफॉर इंटरनेशनल कंपैरिजन भी पॉसिबल नहीं होता है। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, डू डू नॉट आल्टर विद बेटर क्वालिटी और ऑब्सोलेंस, ठीक है। तो हम मतलब कहता है हम इसको और मतलब आल्टर चेंज नहीं कर सकते, और अच्छी क्वालिटी के साथ इसको हम चेंज नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते, ये भी गलत है। हम कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर जो होता है ये दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज, इसमें बहुत सारे मेथड्स है, तो हम उन मेथड्स में एक सूटेबल मेथड यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम चेंज ही नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। तो इसलिए मैंने आपको ऑप्शन सेकंड जो है ये पढ़ाया है, पहले ही लेक्चर में पढ़ाया है, थ्योरी क्लास है। मैंने आपको बताया कि इसको यूज किया जाता है बेस ऑफ प्लैनेट इकोनॉमी, बेस ऑफ प्लैनेट इकोनॉमी, क्योंकि ये हमें इन्फ्लेशन के बारे में, डिफ्लेशन बारे में, कंट्री में जो मनी वैल्यू करेंसी है उसकी वैल्यू घट रही है चढ़ रही है, ठीक है, या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ क्या हो रहा है, होलसेल प्राइसेस के साथ क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से प्लैनेट इकोनॉमी के लिए ये बेस बन जाता है, ठीक है। ये सब कुछ हमें बताता है। आई बात समझ? चलिए नेक्स्ट ये वाला सवाल बनाओ कि मार्शल एडवर्थ इंडेक्स नंबर जो है वो क्या क्या सेटिस्फाई नहीं करता। तो हमें पता है मार्शल एडवर्थ मेथड जो है इंडेक्स नंबर वो सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं करता, किसको, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड सर्कुलर टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट को ये सेटिस्फाई करता है,
याद रखना। मार्शल एजवर्थ का इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। ये क्वेश्चन जेएसए में भी आया था और यहाँ पे एसएससी में भी आया हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, आपको कहीं पर भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा किसी टीचर ने आपको मार्शल एजवर्थ का इंडेक्स पढ़ाया हो, लेकिन मैंने आपको छोटा सा टेबल दिया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि किली इंडेक्स, बॉली इंडेक्स, मार्शल एजवर्थ इंडेक्स कौन कौन सा सेटिस्फाई करते कैसे करते। हालांकि ज्यादा डिटेल में नहीं बताया था, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट था उतना मैंने बताया हुआ है। आई बात समझ? चलिए नेक्स्ट करें, क्या करना है, चलिए। ओके जी, कहता है इफ लेस पीरियड प्राइस इंडेक्स ऑफ कमोडिटी इज 208, पास्ट इज इंडेक्स ऑफ सेम कमोडिटी इज 52, द वैल्यू ऑफ फिशर इंडेक्स विल बी। ये क्वेश्चन जेएसए में भी आया था, ये क्वेश्चन जेएसए में भी आया था, ठीक है। लेकिन वहां पे ऑप्शंस दूर दूर थे, वहां पे हम देखते ही पता लगा सकते थे कि कौन आंसर है। लेकिन यहाँ पे ये एसएससी का क्वेश्चन है, ये एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। और टायर 2 का यानी कि मेंस का क्वेश्चन है, मेंस एग्जाम का क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शंस नजदीक नजदीक है, इसलिए आपको प्रॉपर मेथड से जाना पड़ेगा। आई बात समझ? तो मैंने आपको बताया था कि पास जी का देखो, अगर जेकेएसबी में आता और ऑप्शंस दूर दूर होते तो मैंने आपको बताया था लेस पेयर का प्राइस इंडेक्स है 208 और पास जी का क्या है 52, 52। तो मैंने आपको बोला था कि जो फिशर का होगा ये इन दोनों के बीच में होगा, जो फिशर का होगा इन दोनों के बीच में होगा। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर हम देखेंगे चारों ऑप्शंस फॉल करते हैं, लेकिन जेएसए का पेपर उठाना वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन फॉल करता है, तो आप मेथड के बगैर भी जा सकते थे इस केस में, ठीक है। तो चले जी, हमें पता है कि फिशर इंडेक्स बराबर होता है लेस पेयर एंड पास का ज्योमेट्रिक मीन, राइट। तो फिशर इंडेक्स बराबर होगा लेस पेयर का क्या है 208, है ना 208। तो हम इसको लिख सकते 208 को हम लिख सकते 52 × 4, 52 × 4। और पास ची का क्या है, पास ची का क्या है, ये हो गया लेस पेयर का, पास ची का क्या है, अब बोलोगे सर 52, ठीक है। तो हम इसको और थोड़ा सा डिफाइन करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 52 का स्क्वायर इंटू ये है 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब देखो इसका भी ये खत्म हुआ, इसके भी ये झंझट खत्म हुआ। तो फिशर्स आइडियल इंडेक्स या फिशर्स प्राइस इंडेक्स हमें निकल के आएगा 52 दूने 104, ठीक है 104, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। ये मैं आपको प्रॉपर मेथड से बताऊंगा और कैलकुलेशन की टिप्स भी बता रहा हूँ, ओके। अदरवाइज कोई मसला नहीं है। तो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से है। अब मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन भी बनाओगे, लेकिन थोड़े से कैलकुलेशन के लिए मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दे दूंगा कि कैसे आप जल्दी कैलकुलेट करोगे, ओके। कहता है लेस पेयर का प्राइस इंडेक्स निकालना है फॉर द ईयर 2000, ओके। ये हो गया हमारे पास, ये प्राइस पर यूनिट है, यानी कि दिस इज पी नॉट, दिस इज P1, okay, this is q naught quantities, base year quantities, and these are current year quantities, okay। तो हम ऊपर क्या लेते हैं, ऊपर लेते हैं summation of p1 q naught divided by summation of p naught q naught into करते हैं 100, ये है ना। summation of p1 q naught, p1 ये है, q naught ये है, 2.5 into 3 यानी कि 2.5 को 3 टाइम्स यानी कि 7.5 आ जाएगा, प्लस प्लस 3 into 4 12 होता है, प्लस प्लस 2.5 इंटू 2 यानी कि 5 होता है, ओके। डिवाइड बाई पी नॉट क्यू नॉट, पी नॉट 3, पी नॉट 2 और क्यू नॉट 3, 2 3 आर 6 प्लस 2.5 इंटू 4 यानी कि होता है 10, डाई को 4 टाइम्स ऐड करेंगे, ठीक है। 3 इंटू 2 6, आगे जाएंगे 12 तो 5 हो गए, 17 तो 7 हो गए कितने 22, यानी कि 22.5, 22.5 डिवाइड बाई 6 12 तो 10 हो गए 22 इंटू 100, ठीक है। बेसिकली हमें देखना है 0.5 22 का कितना परसेंट है, ठीक है। या हम इस तरीके से देखेंगे कि ये कितने टाइम्स, तो 100 से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, लेकिन 100 से ज़्यादा तो सारे ऑप्शन है। एग्जैक्ट जब कैलकुलेट करोगे तो 33, ये तीसरा पार्ट यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आएगा, ओके।
कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कमोडिटीज आर सिलेक्टेड बाय। कमोडिटीज को हम किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं जब हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैलकुलेट करना होता है? एसएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है और लास्ट ईयर जेएससी में भी क्वेश्चन आया था। बताओ। हालांकि ये क्वेश्चन जेएससी एग्जाम से पहले भी मैंने कराए थे, आपको अभी भी वो वीडियो मिल जाएगी मेरी यूट्यूब पे, ठीक है? इसलिए मेरा गेस पावर जबरदस्त माना जाता है। मैं जो आपको बोलूंगा वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा एग्जाम में, इतनी श्योरिटी है। अब कहता है स्ट्रेट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, दीज ऑल आर कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्या बोलते हैं गाइस? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब मैं इसका लॉजिक में आपको बताऊंगा कि क्यों ये है। ये प्रोबेबिलिटी पर है, यानी कि प्रोबेबिलिटी पर मतलब कोई भी आउटकम हमारे हमारे पास आ सकता है, ठीक है? कोई भी आउटकम हमारे पास आ सकता है, यानी कि रैंडमली हम चीजों को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, रैंडमली। लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में आपको पता होगा कि हम किसी पर्टिकुलर फील्ड से सपोज हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है, ठीक है, वहां से कितना लेते हैं, हम बोलेंगे सर 22% के आसपास हम लेते हैं वहां से, ठीक है। फिर किसी सेक्टर के वहां से कुछ आइटम्स लेंगे, सैंपल्स लेंगे, ठीक है। यानी कि हम वहां पे वेट्स लगाते हैं, हम खुद ही कमोडिटीज को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। हमें पता है किन कमोडिटीज की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स डिसीजन मेकिंग में। तो वो क्या होता है? वो होता है जजमेंट या पर्पजिव सैंपलिंग। आई बात समझ? और ये ऊपर तीनों जो ऑप्शन है, दीज आर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। और भी एक होता है, उसको कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में ये वाला फॉल करता है। बताइए समझ? इनकी सैंपलिंग है लेकिन जजमेंटल है, ठीक। हमें पता है कि किस चीज को, किन आइटम्स को कितने वेट्स देने हैं ताकि हमें एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मिल जाए। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट बनाओ। कहता है अंडर यूजुअल नोटेशंस यूज्ड फॉर इंडेक्स नंबर कैलकुलेशन, पास्ची का इंडेक्स निकालना है। मेरे ख्याल से इजी है, आप निकाल सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसको मैं होमवर्क रख आपके लिए, ओके। और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट कहता है सपोज ए पर्सन वुड अर्न 10,000 इन बेस पीरियड, ये वाला है। सपोज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंक्रीज बाय 20% was over base period, ठीक। then the employers of that person increase his salary by इतना। which of the following option is true? कौन सा ऑप्शन ट्रू है? पहले हम देखेंगे क्वेश्चन बोलता है क्या है। कहता है कोई बच्चा या कोई एम्प्लॉय वो कमाता है बेस पीरियड, यानी कि बेस पीरियड में हम मान लेंगे कि प्राइस इंडेक्स है 100%, कितना? 100%। और वो उसमें कमाता था 10,000 रुपये। कितने? 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, ओके, इतना कमा रहा था। कहता है अब ये इंक्रीज हो गए 20%, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना इंक्रीज हुआ? 20%, यानी कि अब हुआ 120%, ठीक है, 120%। कहता है देन एम्प्लॉयर्स ऑफ दैट पर्सन इंक्रीज हिज सैलरी बाय 1500। अब इसने 1500 किया, अब यहां से ये बढ़ गया 20%। कितना बढ़ गया? 20% तो बढ़ गया ना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। यहां से भी बढ़ जाएगा, कितना? 20%। 20% तो यहां से भी बढ़ना चाहिए 20%। इसका 20% जब बढ़ेगा और इसके साथ ऐड होगा, यानी कि 10,000 का 20% 2,000 होता है, यानी कि इसकी सैलरी इसको मिलनी चाहिए। अगर हम बोलेंगे कांस्टेंट सैलरी, इसकी सैलरी में हम इंक्रीमेंट नहीं देंगे, लेकिन प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से सैलरी देंगे, तो इसके बनते हैं 12,000 रुपये। कितने बनते हैं? 12,000 रुपये। लेकिन इनका जो एम्प्लॉयर था बड़ा चालू टाइप आदमी था, उसने इनको क्या बोला कि मैं आपको 1,500 रुपये चढ़ाता हूँ सैलरी में। तो उसने लेकिन 1,500 ही चढ़ा दिए, ठीक है। चढ़ाना कितना था? चढ़ाना था भाई मेरे 2,000, चढ़ाना था 2,000, लेकिन उसने कितने चढ़ाए? 1,500 रुपये चढ़ाए। तो वो घाटे में आ गए, कितने? 500 रुपये, 500 रुपये घाटे में आ गए, ठीक। तो अब क्या था, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, क्या कह रहा है, फिर से मैं आपको समझाऊंगा। इसको बढ़ाने थे इनके 2,000, बढ़ाए 1,500, यानी कि इनको सैलरी मिलनी थी 12,000, लेकिन इनको मिल रही है अभी 11,500, ठीक है। तो अगेन घाटा जो है वो कितना है? 500 का है। आई बात समझ? हम्म, समझ में आया ना? मगज में आया क्या? ठीक है, अगर नहीं आया तो कोई मसला नहीं, समझो। कहता है ही इज जस्ट एबल टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नहीं, सेम
कहाँ पे नहीं है। ही शुड क्लेम 500 एसडीआरएस अलाउंस, बस ये सही बात है। ये जो एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है, ये इसको बताना चाहिए। अगर इसने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है या मैं इसकी जगह होता तो मैं आपको बोलता भाई साहब आप तो मुझे 500 रुपये कम दे रहे हो, तो मुझे 500 रुपये दे दो एज डियरनेस अलाउंस। अब ये डियरनेस अलाउंस क्या है? आपको पता है कि डीए हर साल बढ़ता है कुछ ना कुछ। ये होता है, इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे तो इसको हम कहेंगे महंगाई भत्ता। यानी कि जो महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होता है, ये उसी का एक लमसम परसेंटेज चढ़ाया जाता है, एम्प्लॉयज को दिया जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती है। बात आई समझ? अगर नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, मैं क्या कर सकता। पढ़ो। कहता है द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज इक्वल टू, परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स। परचेजिंग पावर ऑफ मनी इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट मैंने पढ़ा है। नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से बहुत पहले एसएससी में आया था 2017 के एग्जाम में। ठीक है, क्या कहता है? इफ आई represents the cost of living index, the purchasing power of money is proportional to। मैंने आपको बताया अभी परचेजिंग पावर ऑफ मनी बराबर होता है, यानी कि इनवर्स ये होगा। ठीक है, ये क्या होगा? इनवर्स ऑफ प्राइस इंडेक्स। ठीक है, यानी कि पी बराबर होगा 1/i। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 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 फोर्थ, 1/i। ठीक है, ये आई है इस तरीके। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। कहता है द सिस्टम ऑफ कंबाइनिंग टू आर मोर ओवरलैपिंग सीरीज ऑफ इंडेक्स नंबर्स टू ऑब्टेन ए सिंगल कंटिन्यूअस सीरीज इज कॉल्ड। ठीक, क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब हम दो या दो से ज्यादा ओवरलैपिंग सीरीज को इंडेक्स नंबर में एक साथ मिलाएंगे, ठीक है, ताकि उसको एक कंटिन्यूअस सीरीज बन जाए, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? बेस शिफ्टिंग तो नहीं कहेगी, क्योंकि मैंने आपको जस्ट लेक्चर की स्टार्टिंग में कहा था बेस शिफ्टिंग क्या होता है, जब हम बेस को शिफ्ट करते हैं। डिफ्लेटिंग तो मनी में होता है, पैसे में होता है, तो नहीं होगा। ठीक है, अब ये कंसेप्ट है स्प्लाइसिंग का। ये क्वेश्चन जो है एसएससी में तो आया ही आया था, लेकिन जेएसए में भी लास्ट ईयर आ गया था, हो सकता है एफडब्ल्यू में भी आए। तो स्प्लाइसिंग क्या होता है ये आप पढ़ोगे डिटेल में। अगर आपको पढ़ना है तो ये आप टाइम सीरीज एनालिसिस में पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी आप अभी याद रखना कि जैसे ही हम कंबाइन करते हैं दो या दो से ज्यादा ओवरलैपिंग सीरीज को, तो हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। ओके, बात आई समझ? नेक्स्ट, ये वाला सवाल बनाओ। कहता है द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एन इंडेक्स नंबर शुड बी सच दैट इट गिव्स द सेम रेशियो बिटवीन वन पॉइंट ऑफ कंपैरिजन एंड द अदर, नो मैटर which of the two is taken as base or putting it together way another way। The index number reckoned forward should be reciprocal of the reckoned backward, which test of consistency of index number। ये कुछ इस तरीके से ट्रांसलेट में बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ये कुछ इस तरीके से PAB, ठीक है, इंटू PBC इंटू PCA इक्वल टू 1। तो ये मैंने आपको किस में बताया था? जरा याद करो, मैंने आपको ये सर्कुलर टेस्ट में। ठीक है, सर्कुलर टेस्ट इसका आंसर हो जाए। बाकी ये कुछ नहीं है, पैसेज जैसा क्वेश्चन है, तो इसका मतलब यही है। नेक्स्ट बताओ, इंडेक्स नंबर आर ए टाइप ऑफ या इज अ टाइप ऑफ भी बता सकते। ठीक, ये क्या होता है? स्पेशल एवरेज होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। क्या होता है? स्पेशल एवरेज। स्पेशल एवरेज, लेकिन यहाँ पे एवरेज भी करेक्ट आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोरिलेशन, कोरिलेशन का मतलब रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, रिग्रेशन हो गया टेक्निकल रिलेशनशिप। ठीक है, डिस्पर्शन, डिस्पर्शन तो हम वहाँ वेरिएंस एनालिसिस में पढ़ते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन, वो हो गया डिस्पर्शन। तो तीनों ऑप्शंस हट गए, एक ही ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और सीधा सीधा मैंने पढ़ाया भी है कि इंडेक्स नंबर एक स्पेशल एवरेज होती है। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ काइंड ऑफ एवरेज। नेक्स्ट, with the usual notations the formula for calculating less praise index is less praise index का क्या होता है? तो ये आई आपको दिख रहा होगा कि ये प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं, इनको आप मिटाओ। ठीक है, इनको आप मिटाओ। मिटाया? ठीक है, तो बस ये आई को जैसे आपने मिटाया
तो आपको पता है कि लेस पेयर की फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ P1 Q नॉट डिवाइड बाई समेशन ऑफ P नॉट Q। ऐसा आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बस यही काम करना होता है और कुछ नहीं करना होता। ओके, नेक्स्ट ये वाला सवाल बनाओ। कहता है इफ लेस पेयर्स इंडेक्स इज 223 एंड पास्चेज इंडेक्स इज 169, ओके, देन फिशर्स आइडियल इंडेक्स इज। फिशर का आइडियल इंडेक्स मैंने आपको बताया पहले ही कि इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर हम निकालेंगे तो एक ऑप्शन तो हट गया, लेकिन एक ही हट गया, हमें तो 3 हटने चाहिए थे, तो हम बेसिक मेथड से ही जाएंगे। इसके नजदीक अगर स्क्वायर रूट देखो बेटा क्या है, हमें आंसर निकालना है ना फिशर का, क्या करना है भाई मेरे, 223 इंटू 169। ठीक है, अब हमें पता है कि 223 के आसपास भी कोई स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन 169 का स्क्वायर रूट है 13। ठीक है, इंटू 223 223 है कोई परफेक्ट स्क्वायर? 15, हाँ 15, 15 का परफेक्ट स्क्वायर लगभग 15, लगभग 223 को अगर हम मान लेंगे कि 225 है, 225 का मतलब होता है 15 का परफेक्ट, ये है का मतलब। ठीक है ना भाई मेरे, तो बस जैसे हमने ये काटा तो फिशर का आइडियल इंडेक्स, फिशर का इंडेक्स आ गया 15 इंटू 13। अब हम क्लोजेस्ट ऑप्शन देखेंगे, यानी कि इससे थोड़ा कम होगा, क्योंकि यहाँ पे 14 पॉइंट समथिंग मिलेगा 14 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 15 एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। तो फिलहाल करेंगे उससे फिर थोड़ा सा कम लेंगे। ठीक है, 13 इंटू 5 हो गया 65, 6 कैरी, 13 वन ज़ा 13, 13 वन ज़ा 13 प्लस 6 हो गया 195 से थोड़ा सा कम कौन सा है, 194। ठीक है, यह है अप्रोक्सीमेट आंसर। क्या है भाई मेरी, ये है अप्रोक्सीमेट आंसर। अब आप मेथड से करना, फिर देखना कितना टाइम लग जाता है बेसिकली। ओके, चलिए जी, मुझसे पढ़ने की ये आपको कुछ बेनिफिट्स है कि जहाँ पे सब लोग मुश्किल में फंस जाएंगे, वहां पे आप मामूली अपना दिमाग लगा के निकल जाओगे। ओके, यही फायदा है और कुछ नहीं है। बाकी बुक्स में ही कंटेंट है, जो लोग बाकी पढ़ाते वही मैं भी पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा मैं ज़्यादा मेहनत कराता हूँ प्रीवियस ईयर वगैरह। चलिए, द सिंपल इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज, सिंपल इंडेक्स नंबर बताना है, सिंपल इंडेक्स नंबर हमें बताना है, यानी कि हमें इसका ऐड करना है। ठीक है, कितना हो गया 15 15 30 11 हो गए 41, डिवाइड बाई इसका ऐड करना है, सिंपल एग्रीगेट मेथड। ठीक है, प्राइस प्राइस इंडेक्स, तो कितना हो गया, 12 8 हो, 12 ना हो गया 21, तो 7 कितने हो गए 28, 28 तो 5 हो गए 33, इंटू करना है 100। अब देखो ये तो कट जाएगा लगभग 3.3 टाइम्स। ठीक है, तो 41 का 3 गुना, 41 का 3 गुना 3.3 टाइम्स, तो अगर हम 3 गुना ही निकालेंगे, 3 टाइम्स ही निकालेगी, तो वो कितना आ जाएगा, 3 1 जार 3, 4 3 आर 12, 123 से कुछ तो ज्यादा होगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा नहीं, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 4। आई बात समझ? ये होती है भाई मेरे कलाकारी जो आपको सीखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, ये वाला। फिशर्स इंडेक्स नंबर ऑब्टेन बाय कैलकुलेटिंग द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस पेयर एंड पास जी, आपको पता होगा, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली कंप्लीट्स द गिवन स्टेटमेंट। डिटरमाइन इंडेक्स नंबर क्या करता है, डिटरमाइन करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, तो हम कहेंगे यस करता है। फिक्स करता है डियरनेस अलाउंस, तो हम बोलेंगे यस, अभी मैंने बताया था आप। रिफ्लेक्ट करता है रियल इनकम को, हाँ जी बिल्कुल, हम रियल इनकम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यह हमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वगैरह चीज़ें सिखाता है इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो हम रियल इनकम भी निकाल सकते हैं, मतलब इन्फ्लेशन का इफेक्ट बाहर निकाल के हम बता सकते हैं कि रियल इनकम एक कंट्री की, एक सिटी की, एक स्टेट की इतनी है। आई बात समझ? चलिए जी, नेक्स्ट, अब यहाँ पे खत्म हो गया। तो मैंने आपको दिए 30 क्वेश्चंस, कितने दिए, 30 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए। अगर आपसे 25 या 25 प्लस क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक ठाक बन रहे हैं, तब आपकी प्रिपरेशन गुड है। ठीक है, अगर आपके लगभग 28 बन रहे हैं,
तब आपकी प्रिपरेशन एक्सीलेंट। ठीक है, मुझसे पढ़ते हो तो मैं आपको इस लेवल तक तो ले ही सकता हूँ कम से कम। ठीक है, मेरा क्रैश कोर्स भी अगर पढ़ोगे, लेकिन उसके साथ साथ एमसीक्यूज करने हैं मेरे यूट्यूब से, तब भी आप बहुत अच्छा कर। लेकिन अगर आपके ये 30 में से लगभग 22 के आसपास आ रहे, तब आप बिल्कुल गलत ट्रैक पे हो। आपके रिसोर्स जो है वो सफिशेंट नहीं है, आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी मिलेंगे आप नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।